कोरिलेशन जो है ये भी एक मैयर है जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर कैसी है। अच्छा, जब हम लोग रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि एक्स में 1 यूनिट का चेंज करने से वाई में कितने यूनिट का चेंज होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम लोगों ने क्वांटिफिकेशन की थी इनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी। लेकिन अगर हम लोग उन दोनों के दरमियान में उनका रिलेशनशिप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे हम कोरिलेशन की स्टडी कहते हैं। सही है। तो आपके इस चैप्टर का जो नाम है वो भी यही है कि रिग्रेशन भी है और कोरिलेशन भी है। तो रिग्रेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिग्रेशन एनालिसिस हम कर चुके हैं, अब हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस में जो आपने चीजें कैलकुलेट करनी है वो दो होती हैं। एक होता है जी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट, इसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और जो दूसरी चीज है डेट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है जी। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर से रिप्रेजेंट होता है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा जी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है आर का वो बड़ा ही मजे का फॉर्मूला है। आर का फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे बी का फॉर्मूला होता था, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो ये तो था जी बिल्कुल बी का फॉर्मूला, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही बी का फॉर्मूला होता था। लेकिन आर के फॉर्मूले में कुछ चीजें एडिशनल हैं। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर के साथ, और जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है हम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आर का आंसर आता है। तो ठीक है जी, हम उसी डेटा सेट में जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड का जो रिलेशनशिप है, हम उसी के अंदर से आर भी कैलकुलेट करते हैं। देखें जी, डाटा लिखते हैं। सबसे पहले एक था हमारे पास एक्स एक्सिस पे कुछ डाटा था, कुछ डाटा था हमारे पास वाई वेरिएबल के तौर पे। तो एक्स पे था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 और 13। वाई पे जो डाटा था डेट वॉज 590, 560, 555, 540, 525, 500, 480 और 475, राइट। अच्छा जी, मुझे जो डाटा चाहिए वो इस तरह से चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे n नंबर ऑफ वैल्यूज, तो n था जी 8, समीशन एक्स वाई, यानी कि x और y को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसके बाद उसका सम कर लूंगा। तो 590 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर हमारे पास आएगा 2950। इसी तरह से हर ऑब्जर्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें इसका सम करना है, तो आप भी कीजिए। और इन वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब हम इनका एंड पे सम करेंगे तो मेरे पास समेशन एक्स वाई आएगा विच विल बी इक्वल टू 36,175, राइट। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, 36,175। सिमिलरली समेशन एक्स की वैल्यूज़ का सम करना है और ये है जी हमारे पास इक्वल टू 70, और वाई की वैल्यूज़ का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू 4225, राइट। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करूँगा 70 और मल्टीप्लाई करना है मैंने 4225 के साथ, डिवाइडेड बाय n 8 है, समीशन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर मैं कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद उसका सम करूँगा। तो x जो है वो मेरे पास है 5 का स्क्वायर होता है जी 25, 36, 49, 64, 81, 100, 144 एंड 169। तो जो हमारे पास इसका सम बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 668, राइट। तो यहाँ पे है जी समेशन एक्स स्क्वायर का सम है जी 668 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स था 70 के इक्वल, तो जी हमारा 70 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। फिर इस सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है एन समेशन वाई स्क्वायर, तो एन तो है जी 8 और वाई स्क्वायर अब मैंने कैलकुलेट करना है। तो वाई स्क्वायर हमने से पहली वीडियो में भी कैलकुलेट कर चुके हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। 590 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 348,100। जब मैं 560 का स्क्वायर करूँगा तो वो बनेगा जी 313600। और इसी तरह से आप तमाम वेरिएबल्स का जो स्क्वायर है वो कैलकुलेट करके उसके बाद उसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो इसका सम बनेगा डैट विल बी इक्वल टू 2242,975। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे समीशन वाई स्क्वायर की जगह पे 2242,975, और इसके साथ मैंने माइनस करना है 4225 का स्क्वायर। और जब ये मैं सारा कुछ माइनस कर लूँगा, इन सारे फैक्टर का आंसर कैलकुलेट कर लूँगा, तो फिर उसके बाद मैंने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, राइट। अच्छा जी, आगे अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू, जो नोमिनेटर है उसका आंसर आएगा -6350, और डिनोमिनेटर में जो दोनों ब्रैकेट्स हैं जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा। पहली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 668 माइनस 70 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आएगा 444। और जो सेकंड ब्रैकेट है जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 93175। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आर का आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू -0.9872, राइट। तो आर का आंसर हमारे पास आ गया जी -0.9872। अब ये आर एक्चुअली होता क्या है,
और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है ये चीज़ डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि आर को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें बताता है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है जी, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? देखिए हमने कहा कि प्राइस के इंक्रीज करने से हमारी जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है वो डिक्रीज हो जाती है, जो लोग उसको परचेज करते हैं वो फिर अब उसे परचेज करना छोड़ देते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारी कमोडिटीज़ कुछ ऐसी हों कि उनको हम जितना मर्जी महंगा कर लें, लोगों की ज़रूरत है, लोगों की मजबूरी है कि वो उसे परचेज करेंगे। तो प्राइसेस के ऊपर क्वांटिटी सोल्ड का जो डिपेंडेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने उसको परचेज करना ही करना है। फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग मेडिसिन की बात करते हैं, उसकी जितनी मर्जी प्राइस कर लें लेकिन लोग उसको तब तक परचेज करते रहेंगे जब तक उनके पास पैसे हैं, राइट। अगर हम लोग उसकी प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा उसकी जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है उसके अंदर, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि अगर हम लोग प्राइस को चेंज करें तो क्वांटिटी में कितना जल्दी कितना ज़्यादा इंक्रीज आता है, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप का जो आंसर होता है आर में, हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, ये -1 से लेकर +1 के दरमियान में होता है, राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आर इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका आंसर 1 और -1 के दरमियान में ही आएगा, इससे बड़ा, 1 से बड़ा या -1 से छोटा नहीं आ सकता, राइट। अच्छा जी, आर का जो साइन होता है वो भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारा जो आर निकला है डैट इज -0.98। तो आर का जो साइन है वो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने बी की बात की थी कि सेम एज बी, हमें बताता है अगर ये पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में। अगर नेगेटिव हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है जी। साइन के अलावा इसकी वैल्यू भी हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। अगर तो इसकी वैल्यू 1 के पास है, यानी कि हायर वैल्यू है, तो स्ट्रॉन्गर विल बी द रिलेशनशिप। अगर हायर इज द वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल, ठीक है जी। फर्ज करें कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास जो आर का आंसर है डेट इज 0.98 प्लस में, तो हम इसे कहेंगे दिस इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मेरे पास आंसर आता है -0.98 तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास आंसर आता है जी प्लस का 0.25 तो मैं कहूंगा कि ये पॉजिटिव रिलेशन तो है क्योंकि साइन पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि वैल्यू नंबर छोटा है तो ये कह सकता हूं कि ये एक वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव कोरिलेशन मुझे कहां से पता चला? इनके साइन से पता चला, और जो स्ट्रेंथ है वो मुझे इसके नंबर से पता चली। अच्छा, फर्ज करें कि अगर आपके पास आर हो -1.35 और आपसे पूछा जाए कि बताएं कि इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशनशिप तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर 1.35 तो आ ही नहीं सकता, 1 से बड़ा आंसर कभी भी इसका नहीं आ सकता। तो हम कहेंगे कि ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, या जिस डाटा से आपने कैलकुलेशन की है वो डाटा फिक्टिशियस है, या कहीं पे गलती की है आपने कैलकुलेशन के दौरान, अदरवाइज कभी भी आंसर 1 से बड़ा नहीं आ सकता आर का, राइट। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग आर की इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आर हमें बताता है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। जितना ज्यादा नंबर बड़ा नंबर होगा हम कहेंगे कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग है, या इन अदर वर्ड्स जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। सेंसिटिविटी से क्या मुराद है कि उतना ही ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं वाई वेरिएबल में अगर हम लोग एक्स में चेंज करेंगे तो, राइट। ये y यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x में चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो उतना ज़्यादा उसके चेंज को दिल पे लेगा, राइट। अच्छा जी, देयर इज अनदर वेरिएबल जो हमें कोरिलेशन में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला तो बहुत ही मुश्किल है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर, राइट। तो जो भी आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया हुआ है इसका स्क्वायर कर लें, राइट। तो आपके पास अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया है -0.98 तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज आर स्क्वायर, वो कैसे कैलकुलेट होगा जी? वो आप आर का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। आर है जी -0.98, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा जी 0.9604। अच्छा जी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर हम लोग परसेंटेजेस में लिखते हैं, इसलिए अगर मैं 0.9604 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 96.04, राइट। अच्छा जी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें ये बताता है कि कितने परसेंट चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आया है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी एग्जांपल है इसमें कि 96% चेंज इन क्वांटिटी इज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस,
राइट। तो अगर उनका स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा होगा तो इनका कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बहुत ज्यादा होगा। ग्रेटर पोर्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी विल बी एक्सप्लेन्ड या विल बी डिटर्मिन्ड बाय द प्राइस, राइट। अच्छा, हम लोगों ने कहा कि यार क्वांटिटी के ऊपर प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर्स का भी जो है ना वो इफेक्ट होता है, लेकिन हमने ये भी बात की कि हम उन फैक्टर्स को डिस्कस ही नहीं करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्वांटिटी को इफेक्ट कर रहे हैं अदर देन प्राइसेस। लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें ये जरूर बता देता है कि 96% प्राइस की वजह से चेंज होती है, तो रिमेनिंग 4% चेंज इन क्वांटिटी इज ड्यू टू चेंज इन अदर अननोन फैक्टर्स। अच्छा जी, हो सकता है कि वो फैक्टर्स एक्चुअल में अननोन ना हो, हमें पता हो कि वो क्या फैक्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, हम लोग बाकी सारे वेरिएबल्स को अननोन फैक्टर्स के तौर पे कंसिडर करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अच्छा वो बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वजह से है। 96% चेंज सेल्स के अंदर प्राइस की वजह से आता है, बाकी 4% चेंज इज अननोन एंड 4% चेंज कुछ और वेरिएबल्स की वजह से आता है जो हमारी स्टडी में इस वक्त शामिल नहीं है। तो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन डिटर्मिन्स कि कितने परसेंट चेंज प्राइस की वजह से डिटर्मिन होता है और कितने परसेंट चेंज अदर अननोन फैक्टर्स की वजह से डिटर्मिन होता है, राइट। अच्छा जी, अब कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के आंसर की बात कर लेते हैं। क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर को स्केयर करके आता है, इसलिए आर का आंसर क्योंकि -1 और 1 के दरमियान में होता है, और हमें पता है कि अगर हम माइनस वाली वैल्यूज का भी स्केयर करेंगे तो वो पॉजिटिव वाली वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर स्केयर का जो आंसर है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के दरमियान में होगा, ठीक है जी। आर स्केयर का आंसर माइनस नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि वो आर का स्केयर होता है, और अगर आर पॉजिटिव है तो उसका स्केयर भी पॉजिटिव होगा, और अगर वो माइनस वैल्यू होगी आर की तो उसका स्केयर फिर भी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी इस एग्जांपल में हमारा जो आर था डेट वाज -0.98, जब हमने उसका स्केयर लिया तो -0.98 का स्केयर माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गए, तो 0.9604 विल बी द पॉजिटिव आंसर। तो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, पहली बात तो ये है, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा जी, और ये 0 से लेकर 1 के दरमियान में होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो फॉर्मूला है वो आपने देख लिया है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला भी होता है कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, दैट इज इक्वल टू bxy मल्टीप्लाई बाई by on x। तो आर स्केयर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू दिस, या हम कह सकते हैं कि जो आर है कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हम इसे कह सकते हैं कि दैट इज bxy मल्टीप्लाई बाई by(x) और इसका स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूले भी कुछ जगहों पे यूज होते हैं जो कि हम लोग आर और आर स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको दो इक्वेशन दे, एक bxy की इक्वेशन हो और by(x) की इक्वेशन हो, और आपसे कहे कि जी आर कैलकुलेट करें या आर स्क्वायर कैलकुलेट करें, तो आप इन फार्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, समराइज करते हैं। हमने कहा इस वीडियो में जो चीज़ डिस्कस की है वो ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिग्रेशन एनालिसिस करने के बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो होगी कोरिलेशन, के इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप को हम लोग दो डिफरेंट वेरिएबल्स के थ्रू कंसिडर करते हैं। एक है जी कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताता है कि इन दोनों के दरमियान में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कितना ज्यादा डिपेंडेंट है वाई एक्स पे। तो जितना बड़ा आंसर आएगा वो उतना ज्यादा डिपेंडेंट होगा। फिर हमने कहा कि आर का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर नेगेटिव होगा तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है जी। साइन का बिहेवियर सेम एज बी होता है। फर्ज करें कि आपको कहा जाए कि bxy है -14.5 और r है 0.5, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों के साइन बिल्कुल सेम होने चाहिए। वैल्यू की बात करें तो जितनी बड़ी वैल्यू r की आएगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होगा, और फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की भी कोशिश की। जो इन दोनों के रिलेशनशिप में दूसरा वेरिएबल है उसे हम कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, और उसका बड़ा ही सिंपल फार्मूला है कि हम r को स्केयर कर दें तो r स्केयर बन जाता है। क्योंकि हम लोग स्केयर कर रहे हैं इसलिए कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा और वो 0 से लेकर 1 के दरमियान में होगा। अगर आपको कहीं पे कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऐसा मिले जिसका आंसर है 1.5, 1.7, 2, 3, 5, तो ये ठीक आंसर नहीं होगा। आप कहेंगे कि आपने कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन गलत कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। अच्छा जी, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें ये बताता है कि कितने % वेरिएशन ड्यू टू इंडिपेंडेंट